नमस्कार, खेती बाड़ी नवाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। कोदो कुटकी के भात खा ले, बीमारी भगा ले, ये जिंदगी हवे सुंदर, छाया है रे हाय। कोदो कुटकी के भात खा ले, चकोड़ा की भाजी, सब दूर होवे रहे मन में राशि, मधु मोह मोह मोह, सपा होवे न रोगी। कोदो कुटकी की खेती अनाज फसल के लिए की जाती है। इसे कम बारिश वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से लगाया जाता है। भारत और नेपाल के कई हिस्सों में कोदो का उत्पादन किया जाता है। इसकी फसल को शुगर फ्री चावल के तौर पर पहचानते हैं और धान की खेती की वजह से इसे कम उगाया जाता है। कोदो की खेती कम मेहनत वाली खेती है, जिसकी बुआई बारिश के मौसम के बाद की जाती है। कोदो का पौधा देखने में बड़ी घास या धान जैसा होता है, जिसमें निकलने वाली फसल को साफ करने पर एक प्रकार के चावल का उत्पादन होता है, जिसे खाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक हैं डॉक्टर अभिनव साव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, कोदो, कुटकी, मड़ुआ, कुर्थी, जो ज्वार, बाजरा, रागी, जो मिलेट्स हैं, उनका एक समय था जब उनका इस्तेमाल कम होता था और लोग कहते थे कदन से कि इसको जो है, जो जब कोई अनाज न मिले तो लोग इसका सेवन करते थे, या फिर देश के ऐसे इलाकों में जहाँ भरपूर बारिश नहीं होती थी, उन इलाकों में इन्हें उगाया जाता था। लेकिन आज इनके औषधीय गुणों के चलते लगातार इनकी डिमांड भी बढ़ रही है और खेती भी बढ़ रही है। तो मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ कि कोदो की खेती करनी हो तो किस तरह की जलवायु, किस तरह की मिट्टी की आवश्यकता होती है? जैसा कि सभी को विदित है कि कोदो की फसल बहुत परंपरागत तरीके से जी वर्षों से हमारे देश में उगाई जाती थी, और विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, जहाँ पे वर्षा तो होती है परंतु जो भूमि का में जल धारण क्षमता है बहुत कम होती है। तो ऐसे स्थानों पे इसकी खेती की जाती है। जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो बस्तर का पठार है मुख्य रूप से, और आदिवासी क्षेत्र है, तो उन जगहों पे पानी, जो भूमि है वो ढालूनुमा है, उसमें पानी का भराव नहीं होता। तो ऐसे स्थानों पे कोदो की और कुटकी, रागी, इस प्रकार की जो लघु धान्य फसलें हैं जी उनकी खेती आसानी से की जाती है। और विशेषकर जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पे कई हज़ारों वर्षों से इन फसलों की खेती होती है। और आज के समय में यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो पठारी भाग है बस्तर, और उत्तर में जो हिल रीजन जिसे हम बोलते हैं पहाड़ी क्षेत्र, अंबिकापुर है, सरगुजा है, वहाँ पे भी ये कुटकी की खेती की जाती है। और राजनांदगांव में जैसे आदिवासी क्षेत्र है, अंतागढ़ है, उन क्षेत्रों में भी इसकी खेती बहुतायत में किसान भाई या आदिवासी कृषक करते हैं जी। तो यहाँ की जो जलवायु है, इन स्थानों की जलवायु है जो वर्षा काल में, खरीफ जो की ऋतु हम कहते हैं, खरीफ के समय में इसकी बोनी की जाती है। और भारत में यदि हम बात करें तो भारत में तमिलनाडु है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं, और साथ ही हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इस प्रकार के जो जितने प्रदेश हैं उन प्रदेशों में इसकी खेती कई वर्षों से किसान भाई कर रहे हैं जी, और अपने खाद्य पदार्थों के रूप में इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि ये मूलतः अगर देखें तो जो पठारी क्षेत्र हैं, जहाँ कम बारिश होती है, जहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ है, थोड़ी पथरीली है, उन इलाकों में आदिवासियों के लिए, आदिवासी इलाकों में ये एक प्रमुख कह सकते हैं फसल है, और उनके जीवन का भी आधार है, उनके भोजन का भी आधार है, और देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी खेती होती है। डॉक्टर साहब, अगर इसकी खेती पारंपरिक तरीके से हटकर अगर करनी हो तो मूलतः कोदो की खेती करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? बीज का इस्तेमाल होता है, पौधों का इस्तेमाल होता है, और किस तरह से इसे लगाना चाहिए? बहुत सही प्रश्न किया आपने जी। चूँकि आज का समय है अधिक उत्पादन लेकर अधिक लाभ प्राप्त करने का समय है, तो ऐसे समय में यदि किसान भाई अच्छी उन्नत प्रजातियों का उपयोग करें, जैसे धान में हम बहुत सारी नई नई प्रजातियों का नाम सुनते हैं और किसान भाई विपुल उत्पादन प्राप्त करते हैं प्रति इकाई क्षेत्रफल में, उसी प्रकार कोदो, कुटकी, रागी की बात करें तो इनकी भी नई नई उन्नत प्रजातियां आ चुकी हैं जिनका उत्पादन हमें अधिक मिलता है। तो इन फसलों के प्रमाणित बीज भी आज किसानों के लिए कृषि विश्वविद्यालय में, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से या कृषि विभाग के माध्यम से उपलब्ध है, जिसके उन्नत बीज या प्रमाणित बीज हम बोलें जी, तो उनका उपयोग करना चाहिए।
और साथ ही साथ पहले क्या होता था कि किसान भाई छिड़कवा पद्धति से खेती करते थे। खेत में जाके एक बार जुताई करके उसमें छिड़क देते थे। परंतु आज के समय में यदि हमें अधिक उत्पादन प्राप्त करना है तो कतार से कतार में बोनी करनी चाहिए। तो इन फसलों की भी पूरी शस्य क्रियाएँ निर्धारित हो चुकी हैं जी। कि इसमें कितना खाद डालना चाहिए, कितनी कतार से कतार की दूरी होनी चाहिए। यदि कोई कीट या बीमारियां आती हैं, वैसे तो इन फसलों में कीट बीमारियों की समस्या कम होती है जी। लेकिन फिर भी यदि आती हैं तो उनके लिए भी दवाइयाँ अनुशंसित हैं जिनका उपयोग करके हम अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्नत बीज का उपयोग, सबसे पहले उन्नत प्रजातियों का चयन करें, उन्नत बीजों को लगाएं और कतार में बोनी करें जी। और समय पे यदि कोई कीट बीमारी दिखता है तो उसका नियंत्रण करें। जी, इस दो प्रकार से चीज़ें डॉक्टर साहब आपकी चर्चा से समझ में आती हैं कि एक तो पारंपरिक खेती के अलावा अब चूंकि हर क्षेत्र में कृषि में रिसर्च हो रहा है, तो कोदो कुटकी के क्षेत्र में भी रिसर्च हो रहा है। तो जैसा आपने बताया कि बहुत सारी नई नई किस्में आ गई हैं, रिसर्च किस्में हैं, मान्यता प्राप्त बीज हैं जो कि मानक बीज हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर बात करें तो मुख्य रूप से कौन से बीज हैं कि कौन कौन सी प्रजातियां या किस्में हैं जिनका इस्तेमाल हमें यहाँ करना चाहिए? जी, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, जी इसके अंतर्गत एक केंद्र है शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय जगदलपुर में। जी तो वहाँ पे इन फसलों के लिए एक परियोजना भी है, अनुसंधान परियोजना, तो जिसके माध्यम से 3 नई प्रजातियाँ, जिसे हम बोलते हैं इंदिरा कोदो 1, छत्तीसगढ़ कोदो 2 और छत्तीसगढ़ कोदो 3। तो 3 प्रजातियाँ हैं जो विकसित की गई हैं और पूरे भारतवर्ष के लिए विमोचित की गई हैं। मतलब छत्तीसगढ़ के लिए तो है ही, साथ ही साथ यदि भारत में किसी अन्य स्थान पे भी इनकी खेती की जाए तो वहाँ के लिए भी बीज अनुशंसित है। तो इन प्रजातियों का हम चयन करें और ये प्रजाति बहुत ही लगभग 95 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। और इनकी उत्पादन क्षमता की बात यदि करें हम जी तो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 2.5 एकड़ जो क्षेत्रफल में इसकी उत्पादन क्षमता है और कीट बीमारियों के लिए सहनशील किस्में हैं। तो इन प्रजातियों का हम चयन छत्तीसगढ़ के लिए कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसे मध्य प्रदेश में जवाहर कोदो 62, जवाहर कोदो 41 या 439, डिंडौरी 48 जैसे, या GPU के 3 वगैरह का प्रयोग होता है। इनमें से कुछ किस्में जैसे जवाहर कोदो 62 जो है पुरानी किस्म भी है और 50-55 दिन में तैयार हो जाती है, तो क्या ये छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त नहीं है? चूँकि यदि ये कम दिनों में, मतलब 50 से 55 दिन में यदि कोई फसल तैयार हो जाए और उस समय जो समय रहता है वर्षा काल का रहता है, तो यदि किसान भाई पककर तैयार हो गई फसल और कटाई करना चाहे तो कटाई करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे यहाँ की जो परिस्थिति है, जहाँ पे वर्षा लगभग सितंबर तक पूरा चलता है और अक्टूबर के मध्य तक चलता है, तो ऐसे समय में हमें 100 दिन की जो प्रजातियाँ होती हैं, जैसे मैंने बताया 3 प्रजातियाँ, और साथ ही साथ जवाहर कोदो 439 है, जवाहर कोदो 48 है, जवाहर कोदो 41 है। इस प्रकार की जो पहले से विकसित प्रजातियाँ हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि 100-110 दिन में पक जाती हैं। तो इस प्रकार से ये उन्नत प्रजातियां हैं जिनका उपयोग करके विपुल उत्पादन। अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें डॉक्टर साहब, तो कौन सी प्रजाति यहाँ के लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है, जिसमें सबसे ज़्यादा फसल हो सकती है? जी, तो ये जो मैंने 3 प्रजातियां जो हमारी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बताई थी, जी, ये रिसेंटली रिलीज़, मतलब अभी तुरंत ही लगभग 2-3 साल पहले ही रिलीज़ की गई प्रजातियाँ हैं, विमोचित की गई प्रजातियाँ हैं, जिनका उत्पादन जो आपने बताया था जवाहर कोदो, उन प्रजातियों से ज़्यादा इनकी उत्पादन क्षमता है और इनके जो बीज हैं वो बोल्ड हैं। तो बोल्ड बीज होने की वजह से उत्पादन ज़्यादा मिलता है और अच्छे पेड़ कनसे आते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन अच्छा है। जी, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आमतौर पर चूँकि ये काफ़ी रेसिस्टेंस फसल है जिसमें आमतौर पर बीमारियां नहीं लगती, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बीमारी तो ज़रूर होगी जो फसलों को प्रभावित करती है। फसल है तो कहीं ना कहीं बीमारियां भी होती हैं। तो कोदो की फसल में किस तरह की बीमारी लगने की आशंका होती है और अगर हम उसकी रोकथाम करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? जी, तो कोदो की फसल की यदि बात करें तो हम, जैसा कि आज का समय परिदृश्य है जिसमें कीट बीमारियों की बहुतायत हो गई, हर फसल में आप देखें तो दुनिया भर के कीट बीमारियां लगती हैं, परंतु कोदो कुटकी रागी की बात करें तो इनमें नगण्य जो बोल सकते हैं हम कीट बीमारी आते हैं, परंतु एक जो बीमारी आती है कोदो में, जिसे हम
हेड स्मट बोलते हैं, जी जो उसकी बाली में काला पड़ जाता है दाना, तो वो, लेकिन उसकी जो मात्रा है, जो अधिकता है, वो बहुत कम है। मतलब लगभग 1% 2% तक ये स्मट से प्रभावित होते हैं इसकी बालियाँ। तो ऐसी अवस्था में हमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल बोलते हैं हम लोग, एक तरीके से आर्थिक क्षति का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यदि हम इन फसलों में दवाइयों का उपयोग करें तो एक प्रकार से इनकी जो पौष्टिकता है उसको भी हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे समय में हमें दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये बीमारी का जो स्तर है बहुत कम रहता है और बिना कीट बीमारी के ये फसल तैयार हो जाती है। जो दो तरह की बीमारियों की और चर्चा डॉक्टर साहब होती है कि एक तने की मक्खी और दूसरा जिसको कंबल कीट कहते हैं, हेयर कैटरपिलर, क्या ये बीमारियां कोदो की फसल को नुकसान पहुंचा सकती हैं? नहीं, जो आप बोल रहे हैं तने की मक्खी, जिसे हम शूट फ्लाई भी बोलते हैं, जी शूट फ्लाई की जो समस्या थोड़ी कुटकी में ज़्यादा आती है। जी कुटकी में बाली वाली फसल है, उसका बाली जैसे धान का बाली होता है वैसा होता है। तो वो धान की बाली की तरह, यदि तना छेदक की बात करें धान फसल में, तो उसी प्रकार कुटकी में भी एक तना मक्खी आ जाता है जी जो कि बाली को सूखा कर देता है। लेकिन फिर भी यदि हम बोलें कि उसका आर्थिक क्षति का स्तर है बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो मैं तो इसके लिए किसी प्रकार की दवाई का उपयोग करने के लिए सलाह नहीं देना चाहता। फिर भी यदि बहुत समस्या आती है तो किसी भी प्रकार का जो चूसक कीट के लिए नियंत्रण के लिए जो दवाइयाँ होती हैं, कीटनाशक होते हैं, उनका उपयोग करके हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं। क्या इसमें किसी तरह के खाद वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए? जी, जैसा कि आपने बताया था शुरू में ही जी कि ये पथरीली भूमि में इसकी खेती होती है, पथरीली कम उपजाऊ भूमि में। तो ऐसी भूमि के लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि कुछ मात्रा में जो नत्रजन है और पोटास स्फुर जिसे हम बोलते हैं, जी NPK, तो उनका उपयोग कम करना चाहिए, लेकिन उनकी मात्रा भी बहुत कम है। जैसे हम 40-20-20, जैसे हम 40 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर, उसी प्रकार 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर और 20 किलोग्राम स्फुर प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करना चाहिए। जी और जो नत्रजन है उसे एक बार में ही अप्लाई नहीं करना चाहिए, उसे 3 भागों में बांट के, उसके जीवन काल के आधार पर बांट कर उसका उपयोग करना चाहिए। और फ्लावरिंग या फूल आने की अवस्था के पहले तक तीनों स्प्लिट डोजेस को दे देना चाहिए, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि हमारी ज़मीन जो है पथरीली ज़मीन है, जी कम उपजाऊ ज़मीन है। तो ऐसे जगह पे हमें थोड़ा खाद की इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब, हालांकि आपने बताया कि इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि इस फसल को लगाया ऐसी जगहों पर ही जाता है जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ इलाके या खेत नहीं है, लेकिन क्या कभी ऐसी स्थिति आ सकती है जब इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है? वैसे तो इन फसलों में सबसे बड़ी बात है मॉइस्चर स्ट्रेस, या जो बोलते हैं नमी की कमी को सहन करने की क्षमता होती है। यदि 15 दिन तक भी पानी ना आए और ज़मीन में नमी ना रहे तो भी यह फसल आसानी से सर्वाइव कर जाती है। तो इन फसलों में हम विशेषकर किसी भी परिस्थिति में सिंचाई की आवश्यकता के लिए हम रिकमेंड नहीं करते, बिना सिंचाई के भी ये फसल आसानी से ली जा सकती है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अगर कोदो की फसल की बात करें छत्तीसगढ़ में, जैसा आपने अलग अलग इलाकों में बताया कि कोदो की फसल होती है, तो सबसे उपयुक्त इलाका कौन सा है जहाँ पर कि कोदो की फसल सर्वाधिक हो सकती है? जैसे हम बात करें, मैं अभी बात कर रहा था बस्तर के पठारी क्षेत्रों की, जी जहाँ पे आदिवासियों का जो भोजन है उसमें ही ये फसल शामिल है। तो ऐसे इलाके में आसानी से इसकी खेती की जाती है। और राजनांदगांव से जुड़ा हुआ जो अंतागढ़ वाला इलाका है, वहाँ पे भी किसान भाई जो ट्राइबल कृषक हैं, आदिवासी कृषक हैं, वो भी बहुतायत में इसकी खेती करना स्टार्ट भी कर चुके हैं और पहले से भी कर रहे हैं। और हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से भी हम इनका प्रचार भी कर रहे हैं। तो इन क्षेत्रों में इसकी बहुतायत में खेती की जा सकती है। जी बिल्कुल। तो खेती बाड़ी नवाचार में हम चर्चा कर रहे हैं कोदो की खेती की, जो पारंपरिक खेती भी है और चूंकि नए दौर में इसका इस्तेमाल बहुत सारे औषधीय गुणों के चलते बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए ये एक बहुत ही उपयोगी फसल है जिसका किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। चर्चा जारी रहेगी खेतीबाड़ी नवाचार में। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत।
खेतीबाड़ी नवाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कोदो की, जिसको अंग्रेजी में राइस ग्रास भी कहते हैं, संस्कृत में कोद्रव कहते हैं, उड़ीसा में कोदस, गुजराती में कोदरा और तमिल में वरागु। अलग अलग नामों से जानी जाने वाली ये फसल लगभग 3000 वर्षों से भारत में इसकी खेती की जा रही है और पारंपरिक तौर पर इसकी खेती की जा रही है। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं कोदो की खेती के वैज्ञानिक पहलुओं की कि किस तरह से खेतों में हम इस फसल को उगाकर मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें तमाम तरह के पौष्टिक गुण भी हैं, औषधीय गुण भी हैं और यहाँ तक कि इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में भी इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। मेरे साथ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिनव साव मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से चर्चा कर ही रहे थे हम कि कैसे इसकी खेती करें। डॉक्टर साहब, अब आपसे ये समझना चाहूँगा कि इसमें पौष्टिक गुण कौन कौन से होते हैं? जी, जैसा कि आपने स्वयं बताया कि आज के समय में इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है जी। चूँकि इनके चावल में, कोदो के चावल में जो खाने से, जैसे शुगर पेशेंट की बात करें, यदि हम शुगर पेशेंट को ऐसा अन्न खाना चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। जी। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से ये मतलब होता है कि वो किस जो खाद्य पदार्थ है पाचन के बाद किस प्रकार से हमारे ब्लड में डिज़ोल्व हो या खून में जाए, जिससे कि हमारा जो शुगर का लेवल है बॉडी में वो ना बढ़े। तो ऐसे समय में जब हम शुगर के पेशेंट की मात्रा पूरे देश में, क्या विश्व में देख रहे हैं, बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, तो ऐसे समय में जो कोदो का चावल है वो एक प्रकार से लो जीआई, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, तो ऐसे चावल का यदि शुगर का पेशेंट उपयोग करता है तो उसे शुगर के बीमारी के साथ साथ चावल खाने का आनंद भी प्राप्त होगा और उसका जो शर्करा का स्तर है बॉडी में वो नहीं बढ़ेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है जो लो जीआई उसकी, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। दूसरी चीज़ उसमें पोषक तत्वों की मात्रा। जी। तो जैसा कि हम जानते हैं चावल और गेहूँ जैसे मुख्य रूप से हमारे देश में, क्या विश्व भर में खाया जाता है। तो इन अनाजों की तुलना में यदि हम बात करें पोषक तत्वों की, तो कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, इस प्रकार के जो पोषक तत्व हैं जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो इन पोषक तत्वों की मात्रा लगभग 2 गुनी से 6 गुनी तक कोदो में ज़्यादा है। यदि हम तुलना करें गेहूं और चावल से, तो उनसे ज़्यादा फास्फोरस है, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है और प्रोटीन का भी स्तर यदि हम तुलना करें चावल से तो ज़्यादा है। तो इस प्रकार से पोषक तत्वों की यदि बात करें तो ये प्रचुर मात्रा में कोदो में उपलब्ध होता है। डॉक्टर साहब, इसके साथ ही एक चीज़ और समझना चाहूँगा। कहते हैं कि कोदो में लेसिथिन नाम का कोई केमिकल होता है, क्या लेसिथिन कोई शरीर के लिए उपयोगी वस्तु है? नहीं, लेसिथिन नाम का जो केमिकल है, एक कोदो में एक पॉइजनिंग का प्रॉब्लम होता है। अच्छा। तो जिससे यदि हम बोलें कोई व्यक्ति इसका उपयोग कर लेता है तो उसे नशा चढ़ जाता है। जी। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो मुख्य रूप से हम जो भंडारण करते हैं, यदि हम सही तरीके से भंडारण नहीं करते तब ये समस्या आती है। लेकिन यदि सही तरीके से सुखाकर, अच्छी तरीके से नमी का स्तर कम करके कटाई के बाद यदि हम इसका भंडारण करें तो ये जो समस्या आप बता रहे थे लेसिथिन वाली, वो नहीं आती। एक प्रकार से ये नुकसानदायक चीज़ है जो नशा पैदा करता है। आपने भंडारण की चर्चा की कि इसकी फसल को कैसे कटाई में जाए और भंडारण अगर करना हो तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जी, तो कोदो की फसल यदि हम बता रहे हैं कि 100 से 110 दिन में पक जाती है, तो हम ऑटोमेटिक किसान भाई समझ जाता है कि फसल तो तैयार हो गया। तो उस समय आप देखेंगे तो पौधा पूरी तरह सूख जाता है, दाने जो हरे रहते हैं वो भूरे कलर या चॉकलेट ब्राउन बोलते हैं, उस रंग के हो जाते हैं। तो ऐसे समय में कटाई कर देना चाहिए और कटाई के बाद अच्छे से उसकी मिसाई करके धूप में 1 दिन सुखा लेना चाहिए, जिससे उसका नमी का स्तर जो 18% 20% तक रहता है कटाई के समय, वो लगभग 10 से 12% आ जाए। और ऐसे अच्छे से सुखाकर धूप में उसका नए बोरे में या कोठी, आजकल के समय में तो कोठी बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है जी। लेकिन फिर भी ये फसल ऐसी फसल है जिसे आप 100 साल तक सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं जी। लेकिन जैसे ही आप इसका चावल निकालेंगे तो चावल निकालने के बाद आप 2 से 3 महीने के अंदर इसका उपयोग कर लें।
जी, अन्यथा जैसे कि इसमें अभी खराब होगा। बेमित्रा से एक खबर भी आई थी पिछले दिनों कि एक व्यक्ति के पास 40 साल पुराना कोदो स्टॉक में है। तो यानी इसका मतलब है कि जब तक उसने उसमें से चावल नहीं निकाला तब तक उसका भंडारण पॉसिबल है। जी, ये ऐसी फसल है, इसमें 7 परत होते हैं। जो यदि सीड कोट की बात करें, धान में जैसे एक परत होता है, इसमें 7 उसके परत होते हैं। तो इस प्रकार की परत होने की वजह से इसे 100 सालों तक यदि आप चाहें तो भंडारण कर सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब, हर किसान ये जरूर जानना चाहता है कि किसी फसल को अगर लगा रहा है तो उस पर प्रति हेक्टेयर उसकी लागत कितनी आएगी और इसको उपजाएगा तो उसको मुनाफा कितना होगा। तो मैं आपसे चाहूँगा थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी किसान भाइयों को दें। जी, जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा भी किया था कि ये कम लागत कम उपजाऊ ज़मीन में होने वाली फसल है। और यदि हम बीज की बात करें, जी जहाँ पे धान में 30 किलो बीज आप प्रति एकड़ प्रति हेक्टेयर यदि रोपा से करते हैं तो ज़रूरत पड़ जाती है, तो बीज की मात्रा भी ज़्यादा। लेकिन इस फसल में यदि हम एकड़ में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो बीज कम लगता है। और इसमें खाद की मात्रा, यदि उर्वरकों की बात करें तो वो भी बहुत कम मात्रा में, आधे से भी कम लगता है धान की अपेक्षा। और सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। कीट व्याधियों की समस्या कम होती है। तो यदि हम बात करें तो 10 से 15 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर में हम इसकी खेती कर सकते हैं। जी और जहाँ तक फिर उत्पादन की बात करें, उत्पादन आपको 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलता है। तो आज के समय में जहाँ डिमांड बढ़ रही है, यदि हम इसकी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट यानी चावल निकाल के यदि बेचें तो 200 रुपये किलो तक चावल जाता है। जी तो इस प्रकार से यदि हम अपने लागत और लाभ का अनुमान लगाएं तो ये काफ़ी लाभकारी फसल है। लगभग 2 गुना लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल, बहुत कम लागत में होने वाली अच्छी फसल जिसमें ना तो अधिक बीज की आवश्यकता होती, ना सिंचाई की आवश्यकता है अधिक, ना खाद की, ना पेस्टिसाइड की। डॉक्टर साहब, क्या इसको कोदो को प्रोसेस्ड फूड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है? जैसे बहुत सारी फसलें हैं जिनकी आज प्रोसेसिंग होने लगी हैं, बहुत सारे उत्पाद बनने लगे, तो क्या इसको भी प्रोसेस्ड फूड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? इसके लिए हम अभी थोड़ा सा इसमें रिसर्च यानी अनुसंधान की आवश्यकता है। जी चूँकि ये बहुत नेग्लेक्टेड फसल यदि हम बोलें तो, चूँकि इनकी खेती आदिवासी क्षेत्रों में होती थी और आदिवासी भाई लोग ही इनका उपभोग भी करते थे। तो उस प्रकार से यदि हम प्रोसेस्ड फूड की बात करें तो उतना पॉपुलर नहीं हो पाया है। परंतु आज के समय में इसमें भी अनुसंधान कार्य चल रहे हैं कि किस प्रकार से चावल के अलावा भी किस प्रकार के इसके प्रोडक्ट बना के हम मार्केट में उतारें, जिससे इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग बढ़े। जी बिल्कुल, अगर हम ऑनलाइन देखें तो इससे बिस्किट और दलिया बनाने के दावे किए जाते हैं कि कोदो के का दलिया लीजिए, कोदो का बिस्किट खाइए। यानी मोटे तौर पर ये है कि बहुत सारे पौष्टिक गुणों से भरपूर कोदो जो है बहुत उपयोगी चीज़ है। डॉक्टर साहब, क्या इसका निर्यात भी हो रहा है? निर्यात की बात करें तो यदि महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो महाराष्ट्र में बड़े बड़े जो मिलर्स हैं वो यहाँ से छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से कोदो के बीज सीधे खरीद के ले जाते हैं और वहाँ पे इसका चावल निकाल के बड़े बड़े कंट्रीज़ मॉल्स में, यदि हम बात करें तो मॉल में आप छोटे छोटे पैकेट में आधा किलो पाव भर के पैकेट में देखेंगे। तो भारत में बड़े बड़े मॉल्स में इसका विक्रय हो रहा है। और साथ ही साथ बाहरी देशों की बात करें तो इटली है, जर्मनी है और इस प्रकार के देशों में इसकी मांग बढ़ रही है। और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट के देश हैं जो सऊदी अरब है, जी वहाँ पे भी इसकी मांग बढ़ रही है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और कोदो के उत्पादन और उसकी खेती से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।